नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें भी हम अपने आधुनिक भारत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज आपका ये लेक्चर नंबर 18 होगा। और इसी लेक्चर नंबर 18 के तहत देखेंगे हम महात्मा गांधी जी को। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन किस प्रकार से हुए और किस प्रकार गांधी जी ने भारत में अपनी छाप छोड़ी और भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान रहा, इन सब के बारे में आज आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो, ये जो चैप्टर है आपका, या ये कह लो कि ये जो गांधी जी से संबंधित चैप्टर है आपका, ये जो है थोड़ा सा लेंथी होगा और इसी वजह से इसको मैं दो पार्ट में बांट दूंगा। आपका एक लेक्चर नंबर 18 हो जाएगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। गांधी जी से संबंधित जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं कंप्लीटली यहाँ पर आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपके जो प्रश्न अभ्यास है, उनके बारे में हम वहां पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वहां भी क्वेश्चन जो है वो भी लगभग 120 प्लस है। तो इसलिए दो भागों में बांटना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अब 2 घंटे का वीडियो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा बनाना भी और तुम्हें देखना भी, क्योंकि इतिहास है। इतिहास एक तरीके से कह लो कि बोरिंग टॉपिक है, लेकिन यदि आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो काम बन सकता है। लेकिन पढ़ना तो है ही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि PCS में सबसे ज्यादा सवाल करंट अफेयर के बाद में यदि कहीं आते हैं तो हिस्ट्री में ही आते हैं। अब आप पिछली भी हिस्ट्री उठा कर देख लो, लगभग 30 सवाल के आसपास थे जो 2022 का PCS हुआ था। तो इसी वजह से इसे पढ़ना भी है। और गांधी जी, आप जानते हैं कि यदि हमें इतिहास को पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, तो गांधी जी को केंद्र में रख कर ही पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से आज हम गांधी जी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को लेकर। पहले देखो, कौन थे गांधी जी, कहाँ से आए थे, कैसे थे। देखो, कहाँ से क्या आए थे, भारत के ही थे। देखो, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था और इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु अर्थात 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था, अर्थात वहां से उन्होंने डिग्री ली थी बैरिस्टर की। करमचंद गांधी पोरबंदर, वंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। कौन, करमचंद गांधी। इनका उपनाम कबा अर्थात कबा गांधी भी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, क्योंकि ये गांधी जी जो थे, एक थे व्यापारी बाबा अब्दुल्ला। बाबा अब्दुल्ला के काम काज को देखने के लिए ये क्या, यहाँ से भारत से अफ्रीका चले जाते हैं। इन्होंने अफ्रीका में ही 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की थी इन्होंने। और अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में ही चल रहा है ये सब कुछ। और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स अर्थात डरबन में, जो दक्षिण अफ्रीका में है डरबन, वहां पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी। और 1904 में एक आश्रम स्थापित किया, अर्थात ये जो फिनिक्स आश्रम है इसकी स्थापना कब हुई, 1904 में। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया, अभी हाल ही में। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। और मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने में हटाने की इच्छा रखते थे, तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया, अर्थात परहेज नहीं किया। एक तरीके से देखा जाए तो सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, अर्थात युगल का मतलब दोनों, सत्य और अहिंसा। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्न के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी सच्चे समाजवादी थे। वह व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हितों का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा है कि मैं सच्चा समाजवादी हूं। मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है, क्योंकि भारतीय समाजवाद कैसा है, देखो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद से प्रेरित नहीं है। भारतीय समाजवाद सबसे ज्यादा जो प्रेरित है वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रेरित है। ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे इन सबको, जो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे ना वहां पर, तो वहां पर आपको समाजवाद की
डेफिनेशन बताई जाएगी किस तरीके से होता है। देखो, गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे और वे सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान पर अर्थात सबसे अंतिम स्थान उनको प्राप्त था। कहने का मतलब यह है कि सत्याग्रह की रणनीति में जो सत्याग्रह चलाते थे, में हड़ताल बिल्कुल अंतिम स्थान होगा कि हड़ताल जब की जाएगी जब सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। मतलब यदि कुछ भी सत्याग्रह करना है या आंदोलन करना है तो सबसे पहले उपवास से ही शुरुआत की जाएगी। और जो आपका हड़ताल है, हड़ताल एक अंतिम हथियार होगा, हड़ताल अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग की जाएगी। इसे उन्होंने अग्नि बाण कहा है। और गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय अर्थात आत्म नियंत्रण बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका अर्थात डरबन चले गए। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे और जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो कलकत्ता अधिवेशन में जो 1901 में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी और ज्ञातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने इस वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 तक साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर था। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है जैसे आज भारत में क्या है, भारत में भी जो राजनीति है वो कैसी है, विकेंद्रीकृत है। कैसे? देखो, पूरे भारत को यदि ऐसे मान लो तो पूरे भारत में सबसे टॉप पर कौन है? संसद। और संसद ने क्या कर दिया, अपनी शक्तियों को बांट दिया। किसमें? राज्यों में। तो राज्यों में जब बांटा देखो, संसद में देखो तो मेन कौन होता है? पीएम। उसी तरीके से राज्यों में बांट दिया तो राज्य में कौन होता है? मेन सीएम। तो ये क्या है? इसी को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब शक्ति का बंटवारा हो जाता है, शक्ति को बांट दिया जाता है, तो मतलब ऐसे नहीं, शक्ति को जो बांटा जाता है वो सुविधा की दृष्टि से बांटा जाता है कि आप अपने राज्य में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में केंद्रीकृत भी हो जाता है। ये सब आपको संविधान में देखने को मिलेगा कि हमारा संविधान केंद्रीकृत कब होता है और विकेंद्रीकृत तो हमेशा ही रहता है। तो विकेंद्रीकरण की भावना यह है कि जब राज्यों को भी पावर दे दी जाएगी तो उसी को विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। और यही क्या है? यही तो आपका हमारा संघवाद का ढांचा है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होता है? विकेंद्रीकरण का दिया गया। और विकेंद्रीकृत सत्ता उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। था देखो, गांधी जी पहले से ही कहते थे कि जो भारत है वो कहाँ बसता है? भारत बसता है गांव में। इसी वजह से गांधी जी जो थे गांवों को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते थे। और इसी प्रकार से हमारा जो अनुच्छेद 40 है डीपीएसपी के अंतर्गत, उसमें भी यही वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान यहीं पर दिए गए हैं। और गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज
की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया, परंतु गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और यह गांधी जी का भारत में पहला, ध्यान रखना, पहला सफल सत्याग्रह था। और महात्मा गांधी ने विदेशों विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभाव हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी, और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, अर्थात द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा, और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए, और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। तो इसका मतलब टॉलस्टॉय, रस्किन जैसे विद्वानों का गांधी जी पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 से 1918 में आरंभ में गांधी जी ने तीन संघर्ष, अर्थात चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, दोनों ये गुजरात में हुए थे, अहमदाबाद भी और खेड़ा भी, में हिस्सा लिया था। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह अर्थात भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ये सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग पर, 3/20 भाग का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास 20 बीघा जमीन है तो आप 3 बीघे जमीन पर आप नील की खेती करेंगे ही करेंगे, और वो अनिवार्य कर दिया था, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना गया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अभावों, अर्थात अभाव का मतलब होता है कर, की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था, और मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापिस करने पर राजी हो गए, और इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल, ये आप ध्यान रखना है कि किसने आमंत्रित किया था, तो पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी भी थे, और इनके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। देखो इन सबके नाम आप याद रखना है, यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि मैचिंग के लिए पूछता है खूब ज्यादा। नेक्स्ट है, NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो अब पूछ सकता है कि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो महात्मा की उपाधि दी गई थी वो किस आंदोलन में दी गई थी, क्योंकि सीधा सीधा नहीं पूछेगा, सीधा सीधा तो वनडे एग्जाम हो जाते हैं, तो हमारा तो वनडे एग्जाम है ही नहीं, तो इसी वजह से क्या है कि वो घुमा फिरा कर पूछेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट आप क्रिस्टल क्लियर रखना कि उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल
मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा कर दी और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। मालिकों के इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए उन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मालिकों को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और 1918 में गुजरात के खेड़ा के किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद में भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी। तो क्या होता, देखो भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं थी, अर्थात भू राजस्व उगाही जो थी, देखो अकाल पड़ने के कारण भी, सवार सारी फस्ट नस्ल नस्ल नष्ट हो जाने के कारण भी क्या हुआ, जो अंग्रेज थे वो कर की उगाही बराबर कर रहे थे, और जबकि किसान कर देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसके पास था ही नहीं, तो वो देता कहां से। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे, ये ध्यान रखना है, और उनकी बहन सुशीला नेयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी को दांडी मार्च में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज जो कपड़ा व्यापारी था, बैंकर, कांग्रेसी समाज कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट उनके सहयोगी भी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था, इनका जमनालाल का। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद ले लिया। वर्ष 1915 में गांधी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे तथा गांधी सेवक सेवा संघ के संस्थापक भी थे। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। चार्ल्स एंड्रयूज, देखो चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। किसके? चार्ल्स एंड्रयूज साहब के। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फोरम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी? सर एंड्रयूज को, से सम्मानित किया। एंड्रयूज वर्ष 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे, और छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित भमतारी में हुआ था, और इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। फिर वे कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि, वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण विरोधी विरोधी करती थी, यह शोषण विरोध करती थी, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग को पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना और कागज बनाना, चमड़े का काम इत्यादि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया,
है हमारे चतुर्दिक अंधकार ही, हमारे चतुर्दिक का मतलब होता है चारों ओर, अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं, राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। अब देखो ये तो हो जाती है गांधी जी की कहानी। अब आप ये सोचोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो नहीं पढ़ाया, असहयोग आंदोलन में, या वो आपको क्रम से पढ़ाएंगे, ये अलग अलग तरीके से सबको, असहयोग आंदोलन आपको अलग पढ़ाया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग पढ़ाया जाएगा, और लाल कुर्ती आंदोलन अलग से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको अलग से ही पढ़ाया जाएगा। चाहे असहयोग आंदोलन ले लो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन ले लो, जैसे जैसे हम क्रम से आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। अब बात आ जाती है प्रश्नों की। अब देखो इसमें कुछ प्रश्न है, अब यदि आप प्रश्न करना चाहते हैं तो वो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर भी बता सकता हूँ। देखो अभी तो टाइम है हमारे पास, कोई नहीं, कुछ सवाल यहाँ से कर ही लेते हैं, चलो 25-30 सवाल कर लेते हैं। जैसे तो देखो करमचंद गांधी दीवान थे, तो करमचंद गांधी जो थे वो कहाँ के दीवान थे? देखो वो पोरबंदर के भी थे, वो बीकानेर के भी थे, और राजकोट के भी। तो कहाँ से नहीं थे? फिर सभी, अर्थात ये डी इसका आंसर बनेगा। तो करमचंद गांधी पोरबंदर राजकोट में एवं बीकानेर राज्य के दीवान थे, ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा गांधी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? अब ये पूछ रहा, देखो याद करो कहाँ थे ये, इन्होंने पढ़ाई की थी भावनगर में, अर्थात सामलदास कॉलेज भावनगर में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आंसर आपका ए लगेगा। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई, इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि अर्थात लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था, देखो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने ही किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो फिनिक्स आश्रम कहाँ है? तो अब आप जान सकते हैं कि वो कहाँ है, डरबन में। आंसर आपका सी लगेगा। एम के गांधी समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे? देखो मार्क्सवादी समाजवाद के नहीं, पूरी तरह से तो नहीं थे, श्रेणी समाजवाद के ये भी नहीं, आदर्शवाद नहीं, दार्शनिक अराजकतावाद के। आंसर आपका डी लगेगा। महात्मा गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स मार्क्स की तरह ही गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने की से गुरेज नहीं किया, अर्थात परहेज नहीं किया। निम्नलिखित में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो एक तो था सत्य और दूसरा था उनका अहिंसा। आंसर आपका बी होगा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो वो गांधी जी के देखो अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। आंसर आपका ए ही बन जाएगा, पहला ही। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो देखो यहाँ पर आपको सही देखना है। बिना मार्क्स के मार्क्सवादी ये नहीं है, बिना समाजवाद के समाजवादी ये भी नहीं है आपका, तो बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी ये भी नहीं है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। आंसर ये आएगा, डी आंसर लगेगा आपका। देखो गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों में व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे, वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा है कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है, अर्थात सदा उजाला। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को, और सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किसको था? तो उपवास को। नेक्स्ट, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अधिक अंतिम स्थान प्राप्त हड़ताल को ही था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, नहीं। विनम्रता पूर्व, ये नहीं होगा, इसका मतलब यही आपका पहला ही बन जाएगा। और देखो सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है, ये ठीक है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी ठीक है। सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी ठीक है।
गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसके उसे अनुकूल अपने अनुकूल बनाना है। Next. गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। हमेशा गरीबी बनी रहना ही क्रूरता का शोधक है ही। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरता रूप है, अर्थात पॉवर्टी इज द रोस्ट फॉर्म ऑफ द वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो उन्होंने बताया था आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो वो रहे थे 21 वर्ष तक। आंसर आपका बी रहेगा। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका अर्थात डरबन गए थे और जनवरी 1915 में वे भारत लौट आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915, अर्थात 9 जनवरी 1915 को कह सकते हैं आप। इसी इन्हीं के एवज में ही तो हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था? तो ये था आपका पीटर मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन। तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे का उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पीटर्सबर्ग पर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से फेंक दिया गया। मतलब देखो, काले और गोरे का भेद यहाँ पर बहुत ज्यादा चलता था। तो जो प्रथम श्रेणी की बोगी होती थी उनमें केवल अंग्रेजी सफर अर्थात गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। काले लोगों को किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं थी। इसी वजह से इनको प्रथम श्रेणी के बोगी से उतारकर सामान्य श्रेणी की बोगी में यहाँ पर बिठा दिया गया था। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सबसे पहले भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन, जो 1901 में हुआ था। बी आंसर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर नगर के बाहर स्थित है, तो साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में। आंसर आपका बी होगा। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, जिसे क्या कहा गया था? तो उसे कहा गया था सत्याग्रह आश्रम। आंसर आपका सी। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन है? इसका मतलब क्या है कि फिनिक्स, क्योंकि 1904 में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी। कहाँ? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स अर्थात डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? अर्थात गांधी जी ने जो सेवा धर्म अपनाया था वो था दक्षिण अफ्रीका में। आंसर आपका सी होगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए एक धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। वे बीमार दुखियों की सेवा करना कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल की और सेवा का कार्य भी किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, अर्थात ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोखले ने अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वे संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य देखो, धर्मविहीन राजनीति नहीं, सत्यविहीन ये भी नहीं, उपयुक्त इसे देख लेते हैं, जन कल्याण के लिए सक्रियता। यस, आंसर बी होगा आपका। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिया गया और विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन उसमें
विशेषता में उसमें नहीं है। देखो कौन नहीं है, ये देखो, नैतिकता थी, धर्म था, मानवता भी थी, सत्ता नहीं थी। आंसर आपका डी लगेगा। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्यविहीन समाज अर्थात स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने ही सत्याग्रह को गढ़ा था। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सदा ग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसमें सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। डी आंसर। नेक्स्ट है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया और यह गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। अब देखो, इसको यहीं रोक लेते हैं। क्वेश्चन आपके 25 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए और जो 25 से आगे के जो क्वेश्चन है आपके, वो मैं आपको अगले लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 19 में आपको पूरा करा दूंगा। और यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ ही मिलती रहती है। और जो मैंने आपको यूट्यूब पर कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई है, यदि उसके नोट्स चाहिए आपको नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए आप मेल कर देना, तो मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो वहां से भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी रिवीजन के लिए। देखो 14 मई आपकी फिक्स हो चुकी है, आपके लिए कोई टाइम नहीं है, तो आप जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही मस्ट है और रिवीजन ही सफलता की कुंजी भी नजर आएगी आपको। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।